हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं वेब ज्ञान। हम क्लास 9 का 3rd चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। आज जो है इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हम आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। आज जो हम एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल होता क्या है। अणु होता क्या है। तो अणु बेसिकली क्या होता है, परमाणुओं का समूह होता है। अणु जो है परमाणुओं का समूह होता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो एक रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। या आप कह सकते हैं कि इनके बीच जो है आकर्षण बल के द्वारा जो है एटम जो है टाइटली जो है बंधे हुए होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं अणु। जैसे कैसे देखते हैं कि ये एटम है, A1 एटम है, कोई एटम A1 है और ये कोई एटम A2 है। ये जब दो एटम अभी ये अलग अलग हैं, लेकिन जब ये किसी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जब ये समीप आकर जब एक दूसरे से बंध जाते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से जो है इसकी संरचना हमें देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से जो है A1 और A2 बंध जाएगी। तो ये जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं अणु। तो अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से टाइटली क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो हमने ये देखा कि अणु क्या होता है। अब अणुओं में एक खास बात होता है कि दो चीज़, एक तो किसी एक ही तत्व के दो एटम आपस में संयोग करके या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, या तो भिन्न भिन्न तत्वों के एटम जो है आपस में संयोग करके मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन तत्व के में देखेंगे तो हाइड्रोजन तत्व में जब दो हाइड्रोजन के दो एटम जब साथ में संयोग करेंगे तो H2 जो है बनाएंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन के दो एटम आपस में संयोग कर O2 का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से जो है नाइट्रोजन के दो एटम जो है आपस में संयोग करके N2 का निर्माण करते हैं। और सल्फर के जो है 8 एटम संयोग करके जो है सल्फर का S8 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, एक मॉलिक्यूल निर्माण करते हैं। ये सब जो है प्रकृति में जो है फ्री स्टेट में इस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो अपने एक सिंगल एटम के रूप में जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है, वो हमेशा O2 के रूप में पाया जाता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन जो है नेचुरल स्टेट उसका क्या होता है, N2 होता है। उसी तरीके से S8 सल्फर का एक सिंगल एटम हमारे प्रकृति में नहीं पाया जाता है, वो S8 के रूप में पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये सल्फर के क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। ये सब मॉलिक्यूल हैं। तो ये किसके, तत्वों के मॉलिक्यूल हुए। मतलब ये जो है तत्व के जो है अणु हुए, ये तत्व के अणु हुए। उसी तरीके से हम देखेंगे कुछ ऐसे जो अलग अलग तत्वों के जब एटम आपस में संयोग करके जब कोई अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम यौगिक के अणु का नाम देते हैं। जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या है, ये भी तो मॉलिक्यूल ही हैं, लेकिन ये अलग अलग तत्व के एटम आपस में संयोग करके जो है ये मॉलिक्यूल बनाए हैं। तो इसमें अलग अलग तत्व के एटम मिले हैं। कहने का मतलब है कि यौगिक क्या होता है, यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करके जो है यौगिक का निर्माण करते हैं।
तो इसमें तो अलग अलग तत्व आपस में मिले हुए हैं। अब जल क्या है, एक प्रकार का यौगिक है, ये जल का एक अणु है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु है, उसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड का ये एक मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे यौगिकों का अणु का नाम इसे हम देंगे। तो इस तरीके से हम जो है अणुओं के बारे में जो है इनके बारे में हमने पढ़ा कि एक तत्वों के अणु होते हैं और एक यौगिकों के अणु होते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पर परमाणुकता क्या होती है। तो परमाणुकता बेसिकली क्या होता है कि अणु में जो अणु है हमारा, ये जो हमारा ये अणु है, इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं। अणु में जो परमाणुओं की जो संख्या होती है, जैसे हर एक एटम में, हर एक अणु में जो है इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम हैं। 2 एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है, ये भी 2, ये 8 एटम से मिलकर ये सल्फर का जो है एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो इसमें जो ये संख्या है, उसी संख्या को उस अणु की जो है हम परमाणुकता कह देते हैं। परमाणुकता मतलब एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, इसकी एटॉमिसिटी 8 है। तो एक चीज़ है कि एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी जो होती है वो परमाणुओं की संख्या होती है। अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की जो संख्या है, संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। यदि किसी अणु की एटॉमिसिटी 1 है, एटॉमिसिटी 1 है, तो हम उसे मोनो एटॉमिक कहेंगे, मोनो एटॉमिक कहेंगे। यदि 2 है तो उसे हम डाई एटॉमिक कहेंगे। और यदि 2 से अधिक है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको हम सब कह देंगे पॉली एटॉमिक कहेंगे। तो ये होता है जो है अणु के बारे में। अब जो है हम जितने बात को हमने ये समझा है, इसको जो है एक हम स्टेटमेंट के रूप में जो है इसको लिख लेते हैं। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अणु की परिभाषा को देखते हैं। अणु क्या होते हैं, अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध अर्थात केमिकली बॉन्डेड द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर या टाइटली जुड़े होते हैं। ये हमने जो देख लिया है। अब हम तत्वों के अणुओं के बारे में पढ़े थे, उसको देखते हैं कि तत्व किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो तत्व के मॉलिक्यूल होंगे उसमें सेम ही एक ही तत्व के कई जो है अणु एक साथ जुड़े हुए होंगे। ये जो है पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। ये जो है हमने देखा है। तीसरा, अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। केवल एक परमाणु द्वारा अगर निर्मित होते हैं उसी तत्व के, तो उसे हम मोनो एटॉमिक कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उसी तत्व का बोला है। उसी तत्व का अगर केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित है तो हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। अब हम जो है परमाणुकता के आधार पे कुछ चार्ट दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। कुछ तत्वों की परमाणुकता के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर तत्वों का प्रकार है, यहाँ नाम है और यहाँ उसकी परमाणुकता है। यहाँ पर नॉन मेटल यानी अधातु और अधातु हमने
तत्वों, जैसे पीरियोडिक टेबल होता है ना, क्या नाम है, आवर्त सारणी, उसमें जो है तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पूरे तत्व को 118 तत्व हैं तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया, एक धातु में, एक अधातु में और एक उपधातु में। जो धातु और अधातु के मध्य का जो भाग होता है, जो मध्य में आता है, उसे हम कहते हैं उपधातु। जो ना धातु होता है ना ही पूरी तरह से अधातु होता है, वो उसी को हम कहते हैं उपधातु। तो ये अधातु हैं, ये सब जितने एलिमेंट लिखे गए हैं ये सब अधातु हैं, और यहाँ पर जो लिखा गया है वो सब क्या है, धातु हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल। अब हम जैसे आर्गन की बात करते हैं, आर्गन, हीलियम, इसकी परमाणुकता कितनी है, यहाँ पर कितने एटम उपस्थित हैं, केवल एक एटम। आर्गन, हीलियम का केवल एक एटम उपस्थित है, इसलिए इसे हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। इसकी परमाणुकता कितना हुआ, एक हुआ, इसलिए इसे हम मोनो एटॉमिक कहेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर अणु कितने उपस्थित हैं, 2 हैं। 2 ऑक्सीजन के अणु हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और हाइड्रोजन में 2 ऑक्सीजन के एटम उपस्थित हैं, इसके लिए इसकी परमाणुकता जो है दोनों की 2 हुई, 2। तो इसे हम डाई एटॉमिक कहेंगे इसकी परमाणुकता में। अब हम फास्फोरस में देखें। फास्फोरस जो होता है नेचर में P4 के रूप में पाया जाता है, अर्थात इसकी परमाणुकता कितनी है, 4 यहाँ पर है। 4 एटम एक साथ जुड़कर P4 बनाए हुए हैं, तो इसकी परमाणुकता जो है 4 हुई। तो इसे 2 से अधिक, अगर जितनी भी यदि 2 से अधिक जाएगा तो उसको हम पॉली एटॉमिक कह देते हैं। उसकी एटॉमिसिटी कितना है, पॉली एटॉमिक। तो ये जो है ये पॉली एटॉमिक है, ये सब क्या है, पॉली एटॉमिक है। इधर हम और देखें ये मेटल के बारे में, तो ये धातु जो होता है, धातु में जैसे सोडियम है, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, और भी धातु हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में इतना बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये धातु जो है कितने एटम्स के बने हुए हैं, एक ही एटम के बने हुए हैं। तो ये जो है एक मोनो एटॉमिक होता है, इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। तो ये हमने इसके बारे में देखा। अब जो है हम तत्वों के बारे में पॉइंट में कुछ अणुओं के बारे में, यौगिक के अणुओं के बारे में देखेंगे। यौगिक के अणुओं के बारे में देखेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। तो हम यौगिकों के अणुओं के बारे में देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करके, परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। तो यौगिक के अणु क्या होते हैं, उनमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो है आपस में जुड़कर, परस्पर जुड़कर इनके यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ यौगिक दिए गए हैं, जैसे जल है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसके संयोजक तत्व क्या है, जैसे जल में जो है हाइड्रोजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। जैसे अमोनिया में इनमें संयोजक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जैसे 3 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 नाइट्रोजन है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। यहाँ अब हम इसमें देखेंगे कि परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात, जो हमने सीखा था कि परमाणु का जो है अपना एक द्रव्यमान होता है, हर एक एटम का अपना एक मास होता है, और जो मॉलिक्यूल होता है, जो अणु होता है, उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं उनके मास का हम अब अनुपात देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन 2 यूनिफाइड मास था, ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड मास था, हाइड्रोजन का 2 यूनिफाइड मास था, और अनुपात ऑक्सीजन कितना इसमें उपस्थित है, 1 मॉलिक्यूल, 1 एटम उपस्थित है ऑक्सीजन का, तो उस एक एटम का कितना मास होता है, 16 यूनिफाइड मास। 2 से 2 कट गया तो 1:8 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर इसका द्रव्यमान का अनुपात 1:8 प्राप्त हुआ है।
उसी तरीके से नाइट्रोजन का कितना है, 14 यूनिफाइड मास है। और हाइड्रोजन के एक एटम का 1 यूनिफाइड मास, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 यूनिफाइड मास है, हो जाएगा। तो U से U कैंसिल हो गया, तो 14:3 इसका जो है अमोनिया के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात जो है इतना हमें प्राप्त हुआ। उस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना होता है मास, 12 यूनिफाइड मास होता है एक एटम का, और यहाँ पर एक ही उपस्थित है। ऑक्सीजन के एक एटम का यूनिफाइड कितना यूनिफाइड मास होता है, 16, और 2 एटम है तो 32 यूनिफाइड मास। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 12, 4 4 16, 4 8 32, 3:8 हमें जो है इसकी वैल्यू प्राप्त हुई। तो इसका द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, 3:8 होगा। तो इस तरीके से जो है हम सब के ऐसे निकालेंगे इनके द्रव्यमानों का अनुपात। तीसरा कॉलम में कहता है कि परमाणुओं की संख्या का अनुपात, इस यौगिक में जो भी परमाणु उपस्थित हैं, जो भी जिन तत्वों के परमाणु जो उपस्थित हैं उनका जो है अनुपात निकालेंगे। जैसे हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ पर जल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के आइटम जो है उपस्थित हैं। तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन तो 2 यहाँ पर लिखा, अनुपात लगाया, और 1 ऑक्सीजन तो 1 यहाँ पर लिखा। तो ये इसका वैल्यू कितना मिला, 2:1 प्राप्त हुआ। उसी तरीके से नाइट्रोजन और अमोनिया का, उनमें उपस्थित परमाणु की संख्या का अनुपात अगर हम देखना है तो इसमें हम नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, अनुपात लगाया, फिर हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर 3 है। तो जो ये वैल्यू प्राप्त हुआ यही जो है अमोनिया परमाणु के संख्या, अमोनिया यौगिक है, अमोनिया में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात है वो 1:3 है। उसी तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखा, कार्बन परऑक्साइड में। इसमें जो है 2 हाइड्रोजन है तो हमने 2 लिखा, अनुपात। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के आइटम है तो यहाँ पर 2 लिखा। अब इसको काट दो तो 1:, तो हमें लास्ट में मिलेगा क्या, 1:1 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो है हमने अणुओं के बारे में जो है हमने इस चार्ट को देखा, चार्ट को। अब जो है हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे, आयंस क्या होता है, बैलेंसी क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे आयन क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयन, आयंस क्या होता है। तो आयन को पढ़ने से पहले हम एक शब्द है आवेश, इसको पढ़ेंगे। आवेश किसे कहते हैं, आवेश, या इसे हम चार्ज इंग्लिश में कहते हैं, इसे पढ़ेंगे। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज जो है किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टी होता है या गुण होता है जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। वही गुण जो है पदार्थ का आवेश कहलाता है। अब ये आवेश को हमने तो कह दिया, लेकिन इसको हम करके मतलब ये गुण कहाँ से कहाँ प्राप्त, किन पदार्थों में मिलेगा। तो हर कोई भी पदार्थ हो, वो हर एक पदार्थ में ये गुण जो है उपस्थित होता है। जैसे हम जो है एक पेन ले लिए और कागज़ का टुकड़ा ले लिए। जैसे अभी हम आवेश के गुण को दिखाते हैं। हम कागज़ के टुकड़ा ले लिए और इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में जो है तोड़ते हैं। हम इसके छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। 1 मिनट, हाँ टूट गया। ये रफ़ का जो है रफ़ कागज़ का छोटे छोटे टुकड़े हैं और इसको मैंने अपने हाथ पर रख दिया, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये पेन है, इस पेन को जो है अपने बालों में जो है इसको रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद देखना एक जादू दिखाई देगा। देखिए
ये जो कागज़ का टुकड़ा जो है, कागज़ के जो टुकड़े हैं, ये पेन जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपने पे क्या कर लिया, चिपका लिया। आप देख रहे होंगे ये कागज़ के टुकड़े को पेन के ऊपर चिपका हुआ है। थोड़ा सा और करके दिखा दें, जैसे आपके सामने ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा, कागज़ का टुकड़ा देखिए कैसे, किस तरीके से जो है यहाँ पर सर पे रगड़ने के बाद में ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखिए देखिए देखिए, जैसे चुंबक कोई है, मैग्नेट कोई है, उस तरीके से ये अपनी ओर जो है आकर्षित कर लिया, चिपक लिया। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यू रगड़ने के बाद इस पर क्यों चपका लेता है ये पेन पे ये कागज़ के टुकड़े को। तो इसके पीछे रीज़न ये है, जब हम कागज़ के टुकड़े को सर में जब है रगड़ते हैं तो इस पेन के सरफेस पे कुछ चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। कुछ चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, कुछ आवेशित कण आ जाते हैं, जिसके वजह से ये जो पेन है इसका जो सरफेस है उस पे आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उसी आवेश के सहारे जो है कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है और उस पे चिपका लेता है। ये जो है बहुत कम समय के लिए होता है। तो यही जो है आवेश होता है, यही आवेश है जो इस सरफेस पे जो गुण आ गया ना चिपकाने वाला, बस वही आवेश है। अब इस आवेश के बारे में यदि और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप क्लास 12th में जाएंगे जब, तब आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आएगा। एक पहला ही चैप्टर फिजिक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत्की है, वहाँ पर जो है आवेश के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हमें जो है आवेश के बारे में जानना था क्या होता है, क्योंकि आयन में जो है इसका शब्द यूज़ है, इसी वजह से हमें यहाँ पर बताना पड़ा। तो ये आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का गुण होता है जो अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ये आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अपने प्रकृति के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक धन आवेश होता है, और एक जो होता है ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो है आप लोगों ने जाना कि चार्ज कितने पर, चार्ज क्या है, किसी पदार्थ का गुण होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। बस मुझे इतना जानना था। अब हम आयंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई एटम है, कोई अणु है, कोई परमाणु है। ये एटम जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ये एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इस एटम पे धनावेशित आवेश आ जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है और इसे अच्छे से देखिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन को एटम ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तब उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ये जो है एक कंसेप्ट है। अब ये क्यों चार्ज आ जाते हैं और क्यों नहीं आते, इसको जो है हम अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इसके पीछे जो ये कंसेप्ट हमने बताया है, इसको जो है कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो है पूरा केमिकल फार्मूला बेस्ड है। तो ये चीज़ जो है
कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझें हम, जैसे कोई सोडियम एटम जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को जब ये त्याग करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करोगे, कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा एटम, उतना आवेश उस पे जो है, जैसे जो त्याग करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यदि तीन तो तीन चार्ज आएंगे, यदि चार इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो उस पर चार पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से उसका हम रिवर्स करते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उस पर एक निगेटिव चार्ज, यदि दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो दो निगेटिव चार्ज, यदि तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उस पर तीन निगेटिव चार्ज आएंगे। ये है। तो यहाँ पर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से यदि क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये हर एक तत्व कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये जो है, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के पीछे जो कंसेप्ट है वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर बता दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप परमाणु संरचना के बारे में ठीक से पढ़े नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अरेंज होगा, प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाएंगे, तो इन चीज़ों के बारे में जब जान जाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाएंगे, तब जो है हम ये चीज़ें अगर पढ़ कर आएंगे, देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम जो है जितना कंसेप्ट बता रहे हैं उसको जो है अभी के लिए याद रखिएगा, ताकि जो है अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हेल्प मिलेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो है क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर एक निगेटिव आयन क्या नाम है चार्ज आ गया। तो इसी को हम कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चार्ज युक्त जो एटम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एटम ये सब दिखाई दे रहे हैं चार्ज युक्त एटम्स, इसी को हम जो है आयन कहते हैं। समझ में आया? इसी को हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो उस पे चार आयन में, अर्थात चार्ज युक्त यदि कोई एटम आपको दिखे तो आप उसे क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। जैसे ये कौन सा आयन है? ये सोडियम का आयन है, ये क्लोरीन का आयन है। अब आयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने कहा आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। ठीक उसी प्रकार से आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब ये सब आयन्स हैं, लेकिन हम इनके चार्ज की प्रकृति के आधार पे हम इन्हें बांट देते हैं। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको जो है धनायन कहेंगे, धन आयन कहेंगे, और इसको इंग्लिश में ही हम कैट आयन भी कहते हैं, कैट आयन कहा जाता है। उसी तरीके से इस पे निगेटिव चार्ज है तो इसको जो है हम ऋणायन कहेंगे, ऋण आयन कहेंगे, एनायन इंग्लिश में से कहेंगे। तो हमने क्या कहा कि जैसे चार्ज को हमने दो भागों में बांटा था, धन आवेश, ऋण आवेश, उसी तरीके से एटम पे उन पे चार्ज जो उपस्थित है उसकी प्रकृति के आधार पे हमने आयंस को बांटा, धन आयन और ऋण आयन। तो हम आई होप जो है आप लोग जो है आयन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
अब हम जो है वैलेंसी के बारे में जानेंगे कि वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी जिसे हम कहते हैं संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है? संयोजकता को देखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु का संयोजन करने की जो क्षमता होती है, संयोजन करने की जो शक्ति होती है, उसे ही हम उस तत्व का जो है संयोजकता कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब कोई एटम है, कोई तत्व ले लें, जैसे सोडियम हम ले लिए, सोडियम का एक एटम ले लिए। तो कहने का मतलब ये एटम, इस एटम की एक शक्ति है, अपनी एक क्षमता है संयोजन करने की, उसी को हम कह देते हैं संयोजकता। अब इसको हम थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो इसका कहने का मतलब यही है कि सोडियम का कहना है कि सोडियम का अपना एक शक्ति होता, अपनी एक क्षमता होती है किसी दूसरे एटम से जुड़ने की जो क्षमता होती है, उसी को हम इसकी संयोजकता कहते हैं। अर्थात इस एटम से, ये सोडियम का एक एटम है, अब किसी दूसरे तत्व के कितने एटम को अपने में जोड़ लेगा, मैक्सिमम कितने, किसी दूसरे तत्व के कितने एटम को अपने से जोड़ सकता है, ये जो शक्ति होती है वही इस तत्व की वैलेंसी संयोजकता कहलाती है। तो ये अपने से किसी भी तत्व का केवल एक एटम को जोड़ सकता है सोडियम। जैसे क्लोरीन तत्व का केवल एक एटम को अपने मध्य जोड़ सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता जो हुई वो एक हुआ। और ये भी इससे एक ही बार जुड़ सकता है, एक ही एटम से, तो इसकी संयोजकता भी एक हुई। तो इस तरीके से दूसरा हम देखें, जैसे मैग्नीशियम कोई तत्व उठा लिया, अब ये तत्व जो है किसी दूसरे तत्व के कितने एटम को अपने में जोड़ सकता है, उसकी संयोजकता जो जोड़ने की जो क्षमता है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। ये जैसे ये जो है मैक्सिमम 2 एटम को, किसी तत्व के केवल 2 एटम को जो है ये मैग्नीशियम जो है अपने से जोड़ सकता है, तो इसकी संयोजकता 2 हुई। ये सब हम कैसे बता दे रहे हैं कि इसकी संयोजकता 1 है, ये कैसे एक एटम जोड़ेगा, ये 2 अपने एटम कैसे जुड़ेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या कि हर एक जो तत्व होता है वो स्टेबल होने का प्रयास करता है, वो नेचुरली स्टेबल नहीं होता है। तो वो स्टेबल होने का प्रयास करता है या स्टेबल बनने का प्रयास करता है, और उस घटना के दौरान इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों करेगा और त्याग क्यों करेगा? क्योंकि हर एक तत्व को स्टेबल होने के लिए वो अपने सेल में अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। ये जो हमने बताया है ये अष्टक का नियम है, ये जो है अगले अध्याय में ये सब पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर और अगला चैप्टर ये कंबाइन करके एक ही चैप्टर समझो था। एक ही चैप्टर का मतलब होता है, क्योंकि इसमें जितना चीज़ अगर जो कंसेप्ट सीखोगे, अगर उस अगले वाले चैप्टर को अगर नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि कभी क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए जो है अगला चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ये चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके ये पूरा हमें परमाणु का जो कंसेप्ट है, परमाणु और अणु का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने संयोजकता जान लिया, आयंस के बारे में जान लिया। अब हम जो है इसको शब्दों में लिख लेते हैं ताकि आप लोग इसे नोट कर सकें। तो इसके हम डिफिनीशन को देखते हैं। आयन एक आवेशित कण है जो ऋणावेशित या धनावेशित हो सकती है। ऋणावेशित आयन को
ऋण आयन एनायन तथा धन आवेशित आयन को हम धन आयन या कैटायन कहते हैं। तो ये हमने देखा था। अब हम संयोजकता के बारे में देख लेते हैं। संयोजकता क्या है कि संयोजकता किसी तत्व की संयोजन या कंबाइनिंग क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग किया जाता। तो हमने इसके बारे में देखा। अब हम जो है कुछ केमिकल फार्मूले पढ़ेंगे जो कि हमें जो है उसे याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं केमिकल फार्मूला के लिए। अब जो है हम रासायनिक सूत्रों को लिखना ये सब पढ़ेंगे, कैसे लिखा गया इसको हमें याद करना होगा। इसको हम अच्छे से बता देते हैं। जिसकी संयोजकता एक, ये संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है। ये नाम दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं, ये अधातु तत्वों के नाम दिए गए हैं, ये संकेत, ये बहुपरमाणुक आयंस के नाम दिए गए हैं और ये उनके संकेत दिए गए हैं। जैसे ये कहने का मतलब कि यहाँ से जितना, यहाँ से इतना तक जो भी तत्व उसकी संयोजकता एक है और इनके सब, ये भी यहाँ से यहाँ तक जितने भी तत्व दिए हैं उनकी संयोजकता एक है, ये भी इसकी संयोजकता एक है। उसी तरीके से यहाँ से मैग्नीशियम से लेकर और कॉपर तक जितने भी तत्व हैं उसकी संयोजकता दो है। उसी तरीके से ये ऑक्साइड, सल्फाइड इनका भी संयोजकता दो है। ये सब की संयोजकता दो है। फास्फेट, नाइट्राइड, अमोनियम और एल्युमिनियम और आयरन इनकी संयोजकता तीन है। अब एक को पढ़ते हैं। जैसे सोडियम का जो होता है कैटायन जो होता है वो Na+ होता है, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर का जो होता है Cu+ होता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम का देखेंगे तो Mg2+, कैल्शियम का जो होता है Ca2+, जिंक का जो होता है 2+, Zn2+ होता है। उसी तरीके से हम देखो कॉपर जो है हमारा, ये जो कॉपर है ये यहाँ पर और यहाँ पर आपको दो कॉपर देखने को मिलता है। तो इस कॉपर की जो संयोजकता एक भी होती है, दो भी होती है। तो उसी आधार पर उसका जो कैटायन बनने का जो टेंडेंसी है वो Cu+ भी होता है और Cu2+ भी होता है। उसी तरीके से आयरन में देखें तो आयरन Fe2+ होता है और यहाँ पर इस जो है आयरन 3+ भी होता है। तो हमने ये देखा कि जो ये तत्व हैं उसके कुछ आयंस, कैटायंस दिए गए हैं। उसी तरीके से इसमें अधातु को देख लेते हैं, अधातु तत्वों के बारे में। जैसे हाइड्रोजन का आयन दिया गया है, हाइड्रोजन कैटायन दिया गया है H+, हाइड्राइड, इसे हाइड्राइड कहेंगे हम, इसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब तत्व हैं। ये सब जो है उनके केमिकल जो क्या कहते हैं उसे एनायंस हैं, एनायन हैं, ऋणावेशित आयन है। ये सब आयोडाइड यानी आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, ये सब हाइड्रोजन का है। उसी तरीके से ये ऑक्साइड का जो होता है O2- होता है, O2- होता है। सल्फाइड का S2- होता है, नाइट्राइड का N3- होता है। अमोनियम बहुपरमाणुक आयन, जो हमने आयंस पढ़े थे तो कुछ जो आयन होते हैं, जैसे हम आयन जो होते हैं, जैसे ये सब आयन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित हैं और टोटल चार्ज है, ये जो चार्ज लगाया है ये हाइड्रोजन पे नहीं लगा है, ये टोटल परमाणु पर, टोटल एटम पर लगा है, टोटल परमाणु के समूह पर लगा है। तो उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ये सब क्या है, एक प्रकार का बहुपरमाणुक आयन होते हैं। तो अमोनियम का क्या होता है, NH4+ होता है, NH4+ होता है। क्या होता है, NH4+ होता है। एक मिनट, हाँ,
इस अमोनियम का जो होता है NH4 प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस होता है, नाइट्राइट का NO3 माइनस होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 माइनस होता है, कार्बोनेट का CO3 माइनस 2 माइनस होता है, सल्फाइड और एक सल्फेट है। यहाँ पर I और A का केवल अंतर है, यहाँ पर I और A का अंतर है। अगर सल्फाइड है तो SO3 हो जाएगा, सल्फेट होगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन इसकी जो आयन है वो सेम ही होंगे। इसी तरीके से फास्फेट की बात करें तो फास्फेट का PO4 माइनस 3 माइनस होगा। ये क्यों लिखा गया, इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ इस तरीके से है, यदि आपको कोई यौगिक दिया जाए और उसका पूछा जाए कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने के लिए आपको इस टेबल का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम बता दें, सोडियम क्लोराइड को लिखना है मुझे। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है और उसका हमें केमिकल फार्मूला चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका हमें केमिकल फार्मूला चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखने का तरीका होता है, जो यौगिक होता है, यौगिक का जो नाम होता है, यौगिक का जो नाम दिया होता है, उसका पहला पद जो होता है वो केट आयन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो होता है हमेशा यौगिक का पहला जो शब्द होगा वो केट आयन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है केट आयन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये बाद वाला जो हिस्सा है, ये जो है एनायन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी कंपाउंड दिया जाएगा, उस कंपाउंड का पहला टर्म जो है वो केटायन होता है, और सेकेंड टर्म जो होता है टर्म, वो एनायन होता है। तो अब हम जो है इस यौगिक का हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो हम जैसे अब हम केटायन को, पहले हम सोडियम, और ये क्या है, सोडियम केट आयन है, तो यहाँ पर ढूंढेंगे तो यहाँ पर Na+ आता है। तो हम क्या करेंगे, आगे से बढ़ाते हैं, हम Na+ ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर हम क्लोराइड को ढूंढेंगे, एनायन है, इसको हम ढूंढेंगे, तो ये केटायन सब दिया गया है, एनायन में हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर क्लोराइड कहाँ पर है, तो क्लोराइड यहाँ पर है, तो Cl-, यहाँ पर Cl- है। अब हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि ये तो हमें केटायन और एनायन, इसके दो हमें जो है इस टेबल से हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम जो है इसके फार्मूले को किस तरीके से लिखेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इसको करने के लिए जो यहाँ पर चार्ज दिया गया है और जो यहाँ पर चार्ज दिया गया है, वो नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे, कितना आवेश चढ़ा है इस पर। यदि यहाँ पर एक धन आयन है, यहाँ पर एक ऋण आयन है, तो इस पे हम क्या कहेंगे कि इसका एक धन आवेश है, एक इसका एक ऋण आवेश है, दोनों का एक एक है। तो ये आला, ये नंबर इधर चला आता है और ये नंबर इस पे चला आता है। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे देखेंगे करके, इसका वाला माइनस डायरेक्ट नहीं माइनस आएगा, माइनस की संख्या कि कितने नंबर में पॉजिटिव चार्ज है, कितने नंबर में निगेटिव चार्ज है, वो नंबर रिप्लेस होगा। सीधा चार्ज रिप्लेस नहीं होगा, नंबर रिप्लेस होता है। तो ये नंबर यहाँ पर एक जो है माइनस है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया। इसी तरीके से हम क्लोरीन है, क्लोरीन पे यहाँ पे लगा दिया। अब ये बताओ, दोनों एटम पर एक एक लगा है, तो क्या एक का कोई वैल्यू, मतलब वैल्यू तो है एक का, लेकिन एक को लिखा जाता है जनरली नहीं लिखा जाता है। एक को अंडरस्टूड माना जाता है कि हाँ एक है। जैसे आप 2 लिखे हो, यहाँ पर 2 लिखा है, तो क्या 2 जो होता है
2 लिखे हैं और +2 लिखे हैं, इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव में है। यहाँ पर हमने साइन को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर हम मान के चलते हैं, ये अंडरस्टूड है, ये मान के चलते हैं कि हाँ ये 2 जो है पॉजिटिव में लिखा है। लेकिन निगेटिव वैल्यू को, जैसे निगेटिव, अब ये जो है ये निगेटिव में है। अब निगेटिव को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को हम समझते हैं, लेकिन निगेटिव को इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। निगेटिव लिखने के लिए हमें उस वैल्यू को रिप्रेजेंट, निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब हम निगेटिव वैल्यू को लिख सकते हैं। और पॉजिटिव के लिए रिप्रेजेंट करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो उसी तरीके से हम जो है, जो ये वैल्यू हम समझाएं जिससे संख्याओं में होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसे दिखाएं या नहीं दिखाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या बन गया? ये NaCl बन गया, NaCl बन गया। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl है। उसी तरीके से हम जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का भी देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला, क्योंकि इसका यूज जो हम अभी ये हम चार्ट दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं इसका रीज़न तो मालूम रहना चाहिए, अन्यथा इसका पर्पज़ ही नहीं मालूम रहेगा तो याद कैसे करेंगे? कोई मोटिवेशन ही नहीं बनेगा इसका याद रखने का कि यार इसका कोई यूज़ ही नहीं है। नहीं, बहुत यूज है। हमें केमिकल फार्मूला बनाने में, लिखने में जो है बहुत मदद करेगा ये, हमें कैटायंस के बारे में, ब्रोम और एनायंस को ढूंढने में। जब इनकी बैलेंसी हमें मालूम है, बैलेंसी इन पे चार्ज जो मालूम है, तो उसी आधार पे हम जो है रीअरेंज करके लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये कैटायन होता है, यह एनायन होता है। इसका हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो हम ये कैटायन को ढूंढते हैं, मैग्नीशियम कहाँ पर है? यहाँ पर मैग्नीशियम आपको मिला। तो मैग्नीशियम को हम Mg2+ लिख देंगे। क्लोराइड है, क्लोराइड को ढूंढेंगे कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो क्लोराइड Cl- हो जाएगा। अब हमने जो कंसेप्ट सिखाया था ना कि चार्ज के संख्या को देखना, वो देखो यहाँ पर देखो कैसे लगता है। वहाँ पर तो एक एक था, तो वहाँ पर उतना पता ही नहीं चला होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलेगा। ये जो 2 संख्या है, ये जो वैल्यू है, ये क्लोरीन पे आ जाएगा, और ये वैल्यू, इसका जो है वैल्यू इधर आ जाएगा। जैसे लिखते हैं Mg, यहाँ को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो Mg1 है तो 1 यहाँ पर लिख दिए, Cl और ये 2 को इधर लिख देंगे। अब 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वैसे जगह ये खेल लेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि इस तरीके से लिखा ही नहीं जाता है। तो हम इस 1 को मिटा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? MgCl2। इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का एक केमिकल फार्मूला है। तो हम इस तरीके से जितने भी हमें तत्व दिए हैं, मतलब यौगिक दिए जाएंगे, अगर पूछता है कि इस यौगिक का जो है हमें रासायनिक सूत्र लिखिए, तो हम इस टेबल का सहारा लेकर लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा हो गया रासायनिक सूत्रों को लिखना कैसे है, ये हमने सीखा। अब जो है हम जो अणु पढ़ रहे थे, जो हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, उसके बारे में हमने जो है जानकारी कुछ प्राप्त किया। अब हम उस मॉलिक्यूल जो है, उसी मॉलिक्यूल का मास निकालना, क्योंकि अब हर एक आइटम का जब मास है तो अणु का भी मास होगा, तो अणु का भी मास हम लोग निकालेंगे। तो एटम का मास जो है, तत्वों का जो हमने चार्ट दिया था, उसमें चार्ट जिनमें परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान वो सब याद है, तभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने उसके फर्स्ट पार्ट में उसे हम बता दिए थे कितना यूनिफाइड मास कितना किसका होता है, वो सब उसको पीरियोडिक टेबल से 18 तत्वों के बारे में हमने लिखा दिया था अच्छे से। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम अणु का द्रव्यमान पढ़ेंगे।
अणुओं का द्रव्यमान। तो कोई भी अणु ले लें, जैसे वाटर ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, अमोनिया ले लें, अमोनिया गैस ले लें। ये सब जो है अणु दिए गए हैं, इन सब का मास निकालना है। तो देखो ध्यान से इसको गौर करना कि हमें इन मॉलिक्यूल का जो है मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन मॉलिक्यूल में उपस्थित जो एटम हैं, उन एटम का हमें मास मालूम होना चाहिए, जो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जो है बताया है कि किसका कितना होता है। जैसे यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि किसका कितना मास होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो है 1 यूनिफाइड मास होता है, ये यूनिफाइड है, यूक है, 1 यूनिफाइड मास होता है। कार्बन का जो होता है 12 यूनिफाइड मास होता है। ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड मास होता है। और इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो होता है 14 यूनिफाइड मास होता है। और हमारा कैल्शियम जो होता है उसका 40 यूनिफाइड मास होता है। तो ये सबका जो है हमें यहाँ पर मालूम हो गया। अब जो है हम एक एक मॉलिक्यूल को उठाएंगे और उसका जो है मास निकालेंगे। अब यहाँ मास को निकालने से पहले हम ऑक्सीजन का उठाएं। ऑक्सीजन के एक एटम का, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के एक एटम का कितना मास होता है, 1 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिफाइड मास होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन के एक एटम का 1 यूनिफाइड मास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 से हम इसका गुणा कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। एक आइटम का हमारा एक आइटम तत्व का काम तमाम। अब जो है दूसरा अगर तत्व लिखेंगे तो इसमें हम गुणा नहीं करेंगे कोई, और केवल एडिशन करते जाएंगे, केवल जोड़ते जाना है हमें। तो देखना, गुणा मत कीजिएगा। गुणा जो होता है जब वो जितना वही सेम तत्व जितना उपस्थित होता है उस तब गुणा होता है। अलग अलग तत्वों में केवल एडिशन होता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब ऑक्सीजन का कितना यूनिफाइड मास है, 16, तो हम 16 यूनिफाइड मास को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 16 कितना हुआ, 18 यूनिफाइड मास। तो जल के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो 18 यूनिफाइड मास होता है। उसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। तो कार्बन का कितना है, 12 यूनिफाइड मास है। तो कार्बन को लिखे और प्लस किए ऑक्सीजन का कितना है, 16 यूनिफाइड मास, अभी हमने यहाँ ऊपर लिखा है। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, क्योंकि 2 एटम उपस्थित हैं ऑक्सीजन के। इसको हमने सॉल्व जब करेंगे तो 12 तो यहाँ पर है ही है, कोई बात नहीं। हाँ, सॉल्व भी कर लें पूरा अच्छे से। और 16 दूना 32, तो हुआ कितना, 44। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है वो 44 यूनिफाइड मास होता है। इसे 4 मत समझिएगा, ये यू है, यूनिफाइड मास यूनिट है उसका। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए निकालेंगे तो ये 12 यूनिफाइड मास प्लस ऑक्सीजन का 16 यू, और बराबर करेंगे तो 6 2 8 हुआ, और 2 कितना हुआ, 28 यूनिफाइड मास होगा। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट में देखेंगे तो कैल्शियम परमाणु का जो है 40 है, तो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। प्लस कार्बन का कितना है, 12 है, तो 12 लिखेंगे। प्लस
ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 16 यूनिफाइड मास और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3 से, इसको सॉल्व करेंगे। देखो देखो ये 32 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। देखो 32, इसको अच्छे से सॉल्व करने 12 देखो कितना हो गया, ये 52 हो गया, 52 इसको हमने ऐड कर दिया, इसका हम गुणा कर दिए, हो गया 32 नहीं होगा 16 48 हो गया 48। और इसका जब ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा 8 2 10 5 4 9 और 1 10, मतलब 100 यूनिफाइड मास जो है हमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो है प्राप्त होगा एक एटम का द्रव्यमान। उसी तरीके से हम जब अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया में 14 यूनिफाइड मास नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 यूनिफाइड मास गुणे 3 से गुणा कर दिया तो 3 और 14 कितना हुआ 17 यूनिफाइड मास। तो इस तरीके से जो है हम अणुओं का जो है मास निकालेंगे। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा और इससे पिछले वाला भी समझ में आया होगा। अब जो है